हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू सीरीज का नया पार्ट। ये हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो कि अगर आपको वन इंटू वन मॉक इंटरव्यू चाहिए उसका प्राइस है 299 का। अगर आपको केवल CV क्यूरेशन चाहिए उसकी प्राइस है 499। अगर आपको इंटरव्यू प्लस CV क्यूरेशन चाहिए उसकी प्राइस है 1999। अगर आपको लिंक्डइन इंटरव्यू और CV क्यूरेशन भी चाहिए उसकी प्राइस है 3499 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे जाके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम देख रहे हैं कि CET में जो क्वांट का वेटेज है वो अर्थमेटिक का 35%, DI का 20% और अलजेब्रा का 20%, इन तीनों को मिला के ही हमारा 75% जो है वेटेज इन तीनों से ही आ रहा है। अगर आप मॉडर्न मैथ को थोड़ा कवर कर लेते हो, प्रोबेबिलिटी वगैरह का, ये 10% जो है वेटेज कैरी करता है। तो हमारा मेन फोकस अभी इस टाइम पे क्या होना चाहिए? हमारा मेन फोकस अर्थमेटिक और DI पे होना चाहिए, और उसके बाद हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब आप मॉक दे रहे हो या फिर आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो तो जो भी ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स कैरी होता है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ख़राब करने से अच्छा है ईजी क्वेश्चन को पहले कर लो। चलो आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC विद द इंटीजर वैल्यू साइड AB इज इक्वल टू 1। AB कितना है? 1 है। BC ग्रेटर देन 1, CA ग्रेटर देन 1। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। इसका थोड़ा सा नाम वाम रख देते हैं। कह रहा है कि AB, और कह रहा है इफ़ द D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये D मान लो लेते हैं, और ये मिड पॉइंट किसका है? AB का। मतलब ये साइड बराबर होगा, तो ये AB ये C हो जाएगा, ठीक है। AD को हम यहाँ से मिला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल ACD। ACD कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। मान लो ये थीटा है, ठीक है। ECD की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? ठीक है, अगर मैं कहूँ ये ट्रायंगल है, अगर ये D है और ये इसको इक्वल, ये साइड इक्वल पे कट कर रही है और यहाँ से ये इस पे है, तो ये क्या होगा आपका? ये क्या होना चाहिए? ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये AB जो है 1 है तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 0.5। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसको साइन थीटा में मैक्सिमम रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AC। यही है। हमें थीटा अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसकी ये EC क्या होना चाहिए? EC हमारा मिनिमम होना चाहिए। EC को हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है। अगर हम जो है साइन थीटा हमें मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए तो आप कहोगे EC मिनिमम होना चाहिए। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC जो ट्रायंगल है ये इंटीजर वैल्यू है साइड की। हर साइड की वैल्यू क्या है? इंटीजर है। जैसे अगर BC और AC की वैल्यू 1 से बड़ी है, होनी चाहिए। 1 से बड़ी क्या होगी? 2, क्योंकि हमें वैल्यू क्या रखनी है? इंटीजर में रखनी है। और सबसे छोटी क्या वैल्यू हो सकती है AC की? AC की आप कहोगे 2 हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AD कितना है? 0.5 और EC कितना है? 2। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/4। अच्छा ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 15 और उसके बाद 30, और साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है। लेकिन 1/2 से भी ये कम है, मतलब इसकी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 30 से भी कम आएगी, और 30 से कम कितना होता है? 15 होता है ना। तो हम ये देख सकते थे कि हम इसको हमें करने की ज़रूरत भी नहीं दे, अगर हम ऑप्शन के ही थ्रू जाते तो भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाता आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम करना है तो EC हमारा मिनिमम होना चाहिए, तभी हमारा ये मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम EC कितना हो सकता है? वो 2 हो सकता है, क्योंकि EC की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 2। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है XYZ बी द पॉजिटिव रियल नंबर इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे XYZ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? GZ y² इज इक्वल टू X इंटू Z, ये हो जाएगा। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ 5x 16y एंड 12z आर अर्थमेटिक मीन। अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x प्लस 12z/2, ये अर्थमेटिक मीन होता है।
अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, अगर एक्स वाई जेड ये अर्थमेटिक मीन में है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाय 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 32y इज इक्वल टू 5x प्लस 12z। ठीक है, ये हो गया। अब क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सेल बी। तो हमें कॉमन रेशियो बताना है। एक्स वाई जेड क्या थे, जियोमेट्री में थे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स, ये होता है y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आर, ठीक है, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई आर। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई आर, और z इज इक्वल टू क्या, y की जगह अगर हम एक्स आर रखें तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर y की जगह एक्स आर रखें तो एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के रख दो सबकी। y की जगह क्या रखोगे एक्स आर, तो ये होगा 32xr इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स ही रखते हैं प्लस z की जगह क्या रखेंगे 12xr स्क्वायर। अब यहाँ से ये x कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है इक्वेशन, आप बोलोगे 12r स्क्वायर माइनस 32r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब ये क्या हो गई है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है। या तो ऐसा करो, इसको सॉल्व करके निकाल लो, या तो यहाँ से ऑप्शन को उठाओ और इसकी जगह रख दो। सबसे पहले देखो, अगर हम r को 5 रखें तो क्या ये कभी 0 हो पाएगा, क्योंकि 5 रखोगे तो ये यहाँ पे नीचे जो आएगा, नीचे जो 5 आएगा 25 हो जाएगा, 25 में से कभी 12 नहीं कटेगा। तो हम पहले 5 को तो नहीं रखेंगे, ये ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया, हमें इवन वाले रखने हैं। ठीक है, पहले हम रखते हैं पहला ऑप्शन 5/2 रखते हैं यहाँ पे अगर r की जगह, तो 12 इंटू 25/4 माइनस 32 5/2। ठीक है, 4 से काट 4 तियाँ 12, 25 तियाँ 75 माइनस इसको 2 से काटा 16 और 16 पच्चे 80 प्लस r 75 5 80 और 80 ये कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब इसको यहाँ पे आपको पूरा इसको यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इसको b माइनस 4ac/2 है, ये नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑप्शन हमने देखा आसान था और यहाँ पे उठा के वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ द टावर। एक टॉप ऑफ द टावर पे एक मैन खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो देख रहा है कि कार कमिंग टूवर्ड द टावर, एक कार है यहाँ पे, वो टावर की तरफ आ रहा है। इट टेक्स 20 मिनट फ्रॉम द एंगल ऑफ द डिप्रिसिएशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब कार यहाँ पे था तो 30 डिग्री कर रहा था, फिर जब 20 मिनट बाद यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से ये 60 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ से ये डिस्टेंस चलने में 20 मिनट लगा इसको। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम रिमेनिंग फॉर द कार टू रीच द टावर। अब यहाँ से कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू पूछा है, टाइम हमसे पूछा है। ठीक है, हमने माना कि यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है x है, और ये वाला डिस्टेंस हमने y मान लिया, इसकी हाइट हमने h मान ली। ठीक है, अब tan 30 कितना होता है, tan 30 मैं कहूँ ये इस वाले ट्रायंगल में आप बोलोगे tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू h बाय टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3, पहला इक्वेशन। दूसरा tan 60 रखते हैं, tan 60 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h/y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे h/√3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब कार जिस स्पीड से यहाँ तक जा रही है उसी स्पीड से यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक वाला ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस अपॉन t2 टाइम, या फिर t1 टाइम t1। अब स्पीड क्या है, बराबर ही है सबके लिए। t1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे ये वाली डिस्टेंस होगी x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x माइनस वाई हो जाए h√3 माइनस h/√3, तो कितना हो जाएगा 2h/√3। तो x माइनस वाई ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 2h/√3, और टाइम t1 कितना टाइम लगा रहा है 20 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 20 मिनट इज इक्वल टू d2 डिस्टेंस मतलब y कितना है h/√3 इंटू t2 टाइम कितना लगेगा, यही हमें निकालना है, t2 टाइम ही तो निकालना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अब √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट। देखो कुछ इसमें क्वेश्चन में करना था,
कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। 10 मिनट लगेगा कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे समाप्त होता हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बॉटल ए कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर 7:4। एक बॉटल है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:2। बॉटल 2 एक बॉटल और है, उसमें कंटेन द मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है इस वाले बॉक्स में? 9:4। इन व्हाट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम शुड द लिक्विड in the bottle A and B combined to obtain the mixture of the milk and water ratio 3:1। अब इन दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। तो पूछा इनको किस रेशियो में मिलाया गया है। इसमें क्या लगा देंगे हम? एलिगेशन। बहुत ही आसान, एलिगेशन लगा देंगे। हम किसका मिक्सचर कंसनट्रेशन रखते हैं? हम मिल्क का रखते हैं कंसनट्रेशन। अच्छा, मिल्क का कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा? 7/9। 7 मिल्क का 7 है और टोटल कितना हो जाएगा? 7/9। इस वाले मिल्क में कितना कंसनट्रेशन हो जाएगा? 9/9 और 4 13। यहाँ पे मिल्क का कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा? 3/4। तो 7/9, 9/13 और ये 3/4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें एलिगेशन का मेथड पता है। अब क्या करेंगे? पहले हम जो ये डिनोमिनेटर में इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब देखो ये 9 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो? इन तीनों का एलसीएम ले लो। 9, 13, 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 9, 13 और 4 का है ना। 9, 13, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9, 13 इंटू 4 यही होगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो 9, 13 और 4। यहाँ भी 9, 13, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 9, 13 और 4 से मल्टीप्लाई। कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सब में मल्टीप्लाई किया है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91 इंटू 4। 91 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 1 4 9 चौक 36 ही हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 9 9 81 और 4 कितना हो जाएगा? 81 इंटू 4 4 232। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 से 4 कट गया। 13 39 इंटू 9 9 चौक 36 360 में से 9 गया 351 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 351। अब देखो इसमें से इसमें घटाया कितना हो गया? 13। इसमें से इसमें घटाया कितना हो गया? 27। तो किस रेशियो मिलाया होगा? 27:13। 27:13। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एलिगेशन का क्वेश्चन था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको एलिगेशन आ रहा है तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मुझे समझाने की ज़रूरत हो। आपको क्या करना था? हमने मिल्क का मिक्सचर लिया, मिल्क का कंसनट्रेशन लिया। मिल्क का कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा? 7:2 है। अगर मिल्क का कंसनट्रेशन निकालना तो 7/9, 7 और 2 9 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से निकालना है तो 9/9 और 4 13। यहाँ मिल्क का कंसनट्रेशन हो गया। यहाँ से 3/4। अब एलिगेशन लगाने का मतलब इसमें इसको घटा दो, इसको इससे और इसको इससे घटा दो, तो जो आएगा रेशियो उसी रेशियो में मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल खत्म होता हुआ इसी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सेंट्रल पार्क ऑफ अ सिटी। एक पार्क है, पहले पार्क बना लेते हैं। ये सेंट्रल पार्क है ना। चलो एक मिनट, इस सेंट्रल पार्क को हम बना लेते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। सेंट्रल पार्क को हम यहाँ से ये बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल पार्क को हमने बना लिया। ठीक है, चलो सेंट्रल पार्क हमने बना लिया। कह रहा है जो है पार्क 40 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर इसको लॉन्ग कर दो। ये 40 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड है। ठीक है, द सिटी म्यूनसिपल ऑफिसर वांट टू कंस्ट्रक्ट 2 रोड ऑफ द इक्वल विड्थ। 2 रोड हमें बनाना है इक्वल विड्थ का, मतलब एक यहाँ पे इक्वल विड्थ का और एक यहाँ पे इक्वल विड्थ का रोड बनाना है। विड्थ बराबर होना चाहिए। सच दैट इंटरसेक्शन ईच अदर राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा, इसको राइट एंगल ट्रेंगल पे मिलवा दो। यहाँ से यहाँ बनवा दिया, यहाँ से यहाँ मिलवा दिया। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन है मान लेना इसको। इसका विड्थ मान लिया टी, इसका भी विड्थ क्या है? टी है, क्योंकि इक्वल विड्थ चाहिए। एंड द डायगोनल ऑफ द पार्क आल्सो द डायगोनल ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल फॉर्म, स्टॉम रेक्टेंगल फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 साइड। ठीक है, फर्दर द ऑफिसर वांट दैट द एरिया ऑफ द 2 रोड विल बी इक्वल टू द रिमेनिंग ऑफ द पार्क। जो एरिया होगा इन रोड का, ये वाला रोड जो हमने बना रखे हैं, ये वाले रोड का जो एरिया होगा वो जो रिमेनिंग पार्क है इसका एरिया होगा, मतलब टोटल वाले एरिया का हाफ ये होगा, हाफ ये होगा।
तभी तो बराबर हो रहा है। कहने का मतलब क्या होगा, कह रहे रोड का एरिया जो होगा रिमेनिंग पार्क के बराबर होगा। रिमेनिंग पार्क मतलब ये होगा। तो मतलब अगर ये रोड का एरिया अगर रिमेनिंग पार्क के बराबर होगा तो कहने का मतलब दोनों का एरिया बराबर होने का मतलब कि टोटल एरिया का ये हाफ और ये हाफ हो रहा है। सही बात, ठीक है। अब चलो पहले रिमेनिंग एरिया का हम रोड का एरिया निकालते हैं। रोड का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाले पहले रोड का हम एरिया निकालते हैं। इस वाले का ये कितना है 40 और ये कितना है टी, तो एरिया कितना है 40 इंटू टी प्लस इस वाले रोड का निकालोगे तो यहाँ पे ये 30 इंटू टी इंटू 13 इंटू टी माइनस ये वाला जो है एरिया ये 2 बार आ गया है और इसकी कितना ये टी है, ये टी है तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये एरिया किसके बराबर है, ये रिमेनिंग पार्क के एरिया के बराबर है। रिमेनिंग पार्क का एरिया कितना था 40 इंटू 30, टोटल एरिया का हाफ है, टोटल एरिया ये हो गया बाय 2 हाफ होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 20, ठीक है ये 20 हो गया, ओके ये 20 हो गया। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 40 टी 70 टी 70 टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अब देखो एक चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करवा दो, या तो आप ये कह सकते हो इसको सॉल्व कर लो। चलो यहाँ से हम वैल्यू उठा के सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले 9 रखा, 9 को रखा 9 से 63 360 माइनस 81, ये कभी 600 नहीं होगा तो ये आंसर कैंसिल। 12 रखा, 12 से 84 माइनस 12 बार हमें 12 बार हमें 144, 144 करोगे कभी नहीं होगा 600, ये 600 हो नहीं रही, ये भी आंसर हो गया। 10 को रखा यहाँ पे 700 माइनस 10 दामत 100, ये 600, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 10 हो जाएगा। आंसर टी कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ ये डिवाइडेड बाय 7। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। ये होगा 19 की पावर 20 माइनस 20 की पावर 19 है, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय 7। ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन ये है रियल में, हमें इसका बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 19 की पावर 20 इसको 7 माइनस 20 की पावर 19 बाई 7, ठीक है। अगर इसका रिमाइंडर निकाला तो आप क्या लिखो, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 1 की पावर 19 बाई 7। 20 को क्या लिखे 21 माइनस 1, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर हम 7 को इससे 21 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, ये 0 होगा। माइनस 1 की पावर 19 क्या हो जाएगा 1 की पावर 19 माइनस 1 की पावर 19 तो माइनस 1 हो जाएगा। और माइनस 1 को 7 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1। अब 19 की पावर 20 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा, तो अगर 19 की पावर 7 को डिवाइड करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 2 की पावर 20 बाय 7, ये तो लिखोगे 19 को। अब 7 को इससे डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, बट यहाँ पे क्या बचेगा -2 की पावर 20। और माइनस की पावर अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 की पावर 20 बाय 7, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब 2 की पावर अगर हम 3 कर दें और 3 की पावर 6 कर दें तो कितना होगा 18 और प्लस 2 की पावर 2 बाय 7, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 की पावर 6 बाय 7 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो 8 को 7 माइनस 1 की पावर 6 और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा और माइनस 1 की पावर 6 क्या होगा 1, तो ये 1 इंटू 4, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो इसका रिमाइंडर 4, इसका रिमाइंडर -1 और दोनों का करोगे -1 प्लस 1, तो 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 1 की पावर 19 और 21 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, -1 की पावर 19 क्या होगा -1 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1। अब 19 को क्या लिख सकते हो 21 माइनस 2, 21 तो कंप्लीट डिवाइड होगा -2 की पावर 20 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस की पावर इवन करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 और 2 की पावर 20 को क्या लिख सकते 2 की पावर 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 बाय 7। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें इसको 8 बनाना था, इसीलिए हमने पहले 2 की पावर 3 रखा। और 2 की 8 बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये 7 माइनस 1 हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन। एक पेंटागन बना लो। चलो
एक पेंटागन ये हो गया हमारा, एक पेंटागन ये हो गया। पेंटागन मतलब 5 जिसकी साइड हो इक्वल। अब सबकी साइड क्या होता है, रेगुलर पेंटागन है तो मतलब सबकी साइड बराबर है। ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी होगा। ओ इज इनसाइड अ पॉइंट ओ, यहाँ पे ओ एक पॉइंट है इनसाइड, और ए बी सी डी है तो इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई लिख देते हैं। ओके, सच दैट ए ओ और बी ये वाला ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, सबकी साइड बराबर। अगर ये ए तो ये भी ए और ये भी ए, और ये एंगल कितना 60, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। ठीक है, डिटरमाइन द ओ ई ए मतलब ओ ई ए मतलब ये वाला हमें एंगल बताना है। अच्छा, रेगुलर पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2, एक्सक्यूज मी एक मिनट, इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 इंटू 180/n, ये होगा n-2 इंटू 180/n इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कितना हो गया, यहाँ पे साइड 5 - 2 इंटू 180/5, और 5 - 2 कितना हो गया 3 इंटू 180/5। और 5 से का 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 और 36 तिहाई 108। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा हर एक का, इसका भी 108 होगा, ये भी 108 होगा इंटीरियर एंगल, ये भी 108 होगा और ये भी क्या होगा 108। तो 60 तो यही है, तो अगर 108 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 48। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड कितनी है, ए है, और ये वाली भी साइड क्या है, ए है। तो इसके इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, क्योंकि ये साइड क्या है, ये दोनों साइड बराबर है, तो साइड के सामने वाली एंगल भी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक ट्रायंगल में कितने एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। 180 में से अगर हम 48 को हटा दें तो कितना गया 132। ठीक है, 132 हो जाएगा, और 132 इन दोनों का एंगल का सम आ गया। अगर हमें ओ ई ए चाहिए तो 2 से डिवाइड, तो कितना गया 2 × 12 2 × 12 66 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 66। तो ओ ई ए कितना हो जाएगा 66 डिग्री। ये डिग्री में है, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये आंसर ई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n-2 इंटू 180/n, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सॉलिड सर्कुलर कोन है। एक कोन बना लो सॉलिड सर्कुलर, ये हो गया तुम्हारा कोन, यहाँ से ऐसे कर दे, सॉलिड सर्कुलर कोन है। हाइट कितना है इसका दे रखा है, हाइट, ये हाइट हो गया, हाइट कितना दे रखा है भाई 27, हाइट हो गया 27 मीटर। अब कह रहा है कट इनटू 2 पीसेस अलोंग अ पैरेलल टू इट्स बेस। ये बेस है, इसके बीच में एक कट कर दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे से कट कर दिया। ठीक है, एक कट कर दिया। ठीक है, हाइट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस, बेस से 18 सेंटीमीटर ऊपर, ये 18 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। इधर डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द 2 पीसेस, 2 पीसेस का मतलब एक नाम लिख देते हैं, ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ। मतलब जो ये वाला है इसका, ये वाले का और इस वाले का, जो दूसरा वाला है ये वाले का, इस वाले का जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 225 cc दे रखा है। हमसे पूछा है ओरिजिनल कोन, टोटल का हमें वॉल्यूम बताना है। अच्छा, कोन का वॉल्यूम कितना था 1/3 πr²h। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल है। क्यों, ये 90, ठीक है, ये 90 हो गया। ये वाला जो है ये पैरेलल हो गया लाइन, और पैरेलल अगर ये क्या है, ये अगर ये लाइन कटेगी तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो सिमिलर एंगल ट्रायंगल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि AE अपॉन AD इज इक्वल टू EF अपॉन DC। तो AE कितना है 9, ED कितना है 27, EF हमें नहीं पता है और DC भी हमें नहीं पता है, तो 9 × 27। तो कहने का मतलब कितना हो गया, DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ EF। DC कितना है, अगर ये मैंने मान लो किया, मैंने ये मान लिया कि ये स्मॉल r है,
तो DC कितना हो जाएगा 3 स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा 3r। ठीक है, ओके। चलो अब हमें क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है। चलो एक इसको थोड़ा सा एक पेज और चाहिए, तो हम यहाँ ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पहले इस वाले वॉल्यूम का, इस वाले कोन का एरिया निकालते हैं। उस वाले कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कितना हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर, और h कितना था 9। ठीक है, दूसरे बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी थी 3r का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी h। अब दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 225, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 225, ये रहा ना 225। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 1/3 पाई तो कॉमन हो गया, 9r स्क्वायर, देखो 1/3 कॉमन हो गया, 9r स्क्वायर, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 9 27, ये हो गया कितना हो गया 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 81 पाई r स्क्वायर, ये हो गया। और ये कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। और ये कितना हो गया 78 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 हो गया। 78 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 225, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो हमें बिना r की वैल्यू हमें निकाले हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, या तो इसको हम पाई ही रखने देते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से कट रहेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 7 21, 3 25 15, यहाँ से 3 से कट गया, तो ये गया 75/26 पाई। ये r स्क्वायर की हमें क्या निकाल लिया, हमने वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे हमने r स्क्वायर की वैल्यू निकाला, तो हमारे पास हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ओरिजिनल कोण। ओरिजिनल कोण कितना था 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना था 9r स्क्वायर, सॉरी ये 78 पाई, एक गलती हो गई यहाँ पे, 78 पाई जो है, ये जो 78 पाई हमने निकाला है 78 पाई r स्क्वायर, ये वॉल्यूम है फ्रस्टन का, इसका वॉल्यूम है, इस वाले का वॉल्यूम है 78 पाई। और जब हमने इस वाले वॉल्यूम वाले से इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 75 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 पीसेस, एक ये वाला पीस, कौन सा ये वाला पीस, और इस वाले पीस का डिफरेंस हमें दे रखा है, हमें टोटल पीस का डिफरेंस नहीं दे रखा है। तो इन दोनों पीस का डिफरेंस कितना हो गया, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 25 तिया 75, 25 9 225, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 हो गया। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, तो r स्क्वायर कितना हो गया 3/5। अब इसमें r की स्क्वायर की वैल्यू रख दो उठा के, तो ये हमें इसकी वैल्यू पूछी थी, तो 81 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 3/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना गया 3 8 3 24, तो आंसर कितना आ गया 243। आंसर कितना आ जाएगा 243। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सॉलिड सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 27 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको जो है कट करते हैं इसके लॉन्ग, तो उसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि जो ये कट किया ये वाला और ये वाले, ये फ्रस्टन का, इन दोनों के वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो 225 दे रखा है। तो बस हमने वॉल्यूम का डिफरेंस कितना 75 की वैल्यू 225 की है, तो r स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर आते ही यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास आ गया 243। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। तो आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाने का कोशिश किया है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप बस इस सीरीज को जो है PY की सीरीज के हमारे प्रैक्टिस करते जाइए, और आपको इसी से बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आप अगर आपको मेन जो है अर्थमेटिक और DI पे फोकस करना है, तो क्योंकि अर्थमेटिक और DI ये दोनों अकेले ही पोर्शन जो है मोर देन 50% यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कमांड अपना अर्थमेटिक और DI पे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए सेशन में आपके साथ।